Hey everyone, I am Ayush Mishra and welcome back to Studio Scoop where we review movies. And today we are going to review Tu Meri Main Tera Tu Meri, and this movie is something I was not expected to come at Christmas because I was expecting a movie, a patriotic movie, a war movie, a emotional melodrama like Ikkis, which is going to come next week. But now we have Tu Meri Main Tera Tu Meri. It's a tongue twister. Please try it at home. कोई बोलता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, कोई कहता है पास्ट के हिसाब से चलो। मैं मानता हूँ बी इन द मोमेंट, यहाँ इस पल। तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी हिंदी सुधारूं, अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, बहुत सारी बातें कही कमेंट बॉक्स में। तो आपके सारे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत फंबल्स हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ही लैंग्वेजेस में मेरी कमांड अच्छी है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हिंदी व्यूअर्स को निराश ना करूं। तो बात अगर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी करे, तो सबसे पहले तो हम इस मूवी का छोटा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये मूवी होने वाली है एकदम बकवास। मैं बोलूंगा कि इस मूवी को देखकर मैं आया तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए। मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, अपने पैसे बर्बाद किए। चलो पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन टाइम जो एक बार चला गया वापस नहीं आता। और ऐसी मूवी को देखने के बाद वो रियलाइज होता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो अपने टाइम को सही से उपयोग करें। ये मूवी नहीं, ये कंफ्यूजन का पहाड़ है। एक तरफ तो ये फेमिनिस्ट के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज भी करती है, राइटर स्ट्राइक और एआई पे ज्ञान भी देती है, लेकिन साथ में ये टर्न आउट होती है एक होल फेमिनिस्ट मूवी, जिसमें लास्ट में एक मैसेज देने की कोशिश करी गई है। कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन मैंने पूरी मूवी में यही सोचा कि रणबीर कपूर को कार्तिक आर्यन ने कॉपी किया। ये है रूमी वर्धन, द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ लव एंड घाघरा। घाघरा नहीं, आगरा। पर तुम्हें नहीं लगता घाघरा में लव होता तो कितनी पलंग तोड़ हिट होती है किताब? इस मूवी में या फिर रणबीर कपूर ने कार्तिक आर्यन को कॉपी किया था तू झूठी मैं मक्कार में, बिकॉज दिस मूवी इज अ रिप ऑफ तू झूठी मैं मक्कार। अगर आप प्लॉट को थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दें तो तू झूठी मैं मक्कार और इस मूवी में काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी। सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज तो यही है कि पहला हाफ पूरा का पूरा आउट ऑफ द कंट्री होता है और सेकंड हाफ में मूवी इंडिया पे और फैमिली ड्रामा पे फोकस करती है। और सनी संस्कार की तुलसी कुमारी जैसी थर्ड ग्रेड मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि कार्तिक आर्यन के साथ तो धर्मा ने कुछ नया किया होगा, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। दिस मूवी इज अ मेस। उलाला। You mean we are sharing a yacht? जिसका तुझे था इंतजार। अगर आपको गाने सुनने में मजा आता है, आपको थिएटर का एक्सपीरियंस लेना है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, कौन सी मूवी है, तो आप आराम से ये मूवी देखिए, क्योंकि ये मूवी एक परफेक्ट टाइम पास है। अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी क्या चल रही है, बस आपको जाना है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, तो जाइए मूवी देखिए। कार्तिक आर्यन के फैंस हो तो जरूर देखना, अनन्या पांडे के फैंस हो जो शायद होंगे भी तो जरूर देखना। लेकिन अगर आपको कहानी से प्यार है, फिल्म मेकिंग से प्यार है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको धुरंधर जैसी मूवीज, एक्सपेरिमेंटल मूवीज पसंद आती हैं, तो आप इस मूवी से कोसों दूर रहिए। लोग बहुत पेड रिव्यूज कर रहे हैं और पता है कि लोगों की मजबूरी है, लेकिन हमें तो कोई पैसे देने वाला है नहीं, इसलिए हम ऑनेस्टली बोलेंगे कि इस मूवी से बेटर तो आप धुरंधर वापस थिएटर में वापस देख लीजिए, जो आज एग्जैक्टली हो रहा था कि धुरंधर हाउसफुल जा रही थी और लोग इस मूवी पे शिफ्ट कर रहे थे, और जो भी लोग इस मूवी को देख रहे थे बस एक ही रिव्यू था, टाइम पास, बोरिंग, नींद आ रही थी, अरे आगे बढ़ो, कॉमेडी कहाँ है, इमोशंस कहाँ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ये मूवी कहीं कहीं पे अच्छी लगी, कहीं कहीं पे हंसी आई, लेकिन उस मूवी को मैं ओटीटी पे भी एंजॉय उतना ही करता, क्या पता ज्यादा एंजॉय करता, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया ओटीटी पे। शायद मैं स्किप कर कर इस मूवी को देख सकता था, ज्यादा एंजॉय कर सकता था। अगर मैं रिव्यूअर नहीं होता तो मैं ये मूवी देखता भी नहीं। और ये एग्जैक्ट बात मूवी में बोली गई है। अनन्या पांडे एक प्रोफेशनल राइटर होती है और उसकी बुक के गंदे रिव्यूज आते हैं, और लोग भी यही बोलते हैं कि ये बुक भी इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें इसका रिव्यू करना था। जैसे मैंने ये मूवी इसलिए देखी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था, नहीं तो मैं आराम से एनाकोंडा या कोई अच्छी सी
क्लासिक मूवी देखता जैसे जो मेरे को पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात कि सिंगल होने के नाते इसे किसी पार्टनर के साथ भी नहीं देख पाया, ताकि मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता, उससे बातें कर लेता, उससे चर्चा कर लेता, विचार कर लेता, विमर्श कर लेता, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। तो सिंगल लोग इससे कोसों दूर रहे, क्योंकि पहले तो आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी। बार बार जो स्क्रीन पे चल रहा था, जो बॉडी को एक्सपोज किया जा रहा था, वेदर इट इज मेल और फीमेल, जो पहले फर्स्ट हाफ में रहता है, सेकंड हाफ इट्स ऑल अबाउट इमोशनल ड्रामा, लेकिन सेकंड हाफ भी काफी डबल मीनिंग खेल जाता है, जहां पे एक एजेड महिला को कार्तिक आर्यन पे डोरे डालते हुए दिखाया है, एक डबल मीनिंग जोक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक मिस रिप्रेजेंटेशन करता है इंडियन लेडीज का। लेकिन हाँ, उसे एक जनरलाइजेशन नहीं बोल सकते, वो एक एग्जाम्पल था कॉमेडी डालने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा तो वल्गर लग रहा था। और बाकी बात करें बाकी एक्टर्स की, तो किसी की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करे। ऐसा लग रहा है सब अपना रूटीन काम कर रहे हैं, सबको पता है कि ये मूवी किस जॉनरा में फॉल करती है, और यहाँ पे बस दो बड़े एक्टर्स को चमकाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। उनके लिए एज अ पर्सनल लेवल पे उनकी राइटिंग भी इतनी बेटर नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। एक थोड़े नुआंस कैरेक्टर्स, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग, वैसा कुछ इस मूवी में था ही नहीं। ये एक टेम्पलेट मूवी थी। सबसे प्राइम एग्जाम्पल तो DDLJ ही होगा, क्योंकि DDLJ में ही फर्स्ट हाफ इज ऑल अबाउट आउट ऑफ द कंट्री एंड फॉलिंग इन लव, सेकंड हाफ इज अबाउट फैमिली ड्रामा। तो उन्हीं चीजों को ट्विस्ट करके थोड़ा उसमें फेमिनिज्म का तड़का डाल दिया, थोड़ा उसमें जेनजी वाले डायलॉग डाल दिए, और वही चीजों आपको परोसी गई है। और कार्तिक आर्यन को ऐसी जॉनर से अब दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें नागजिला जैसी मूवी ट्राई करना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसका फेट क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस मूवी को देखने को एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि पूरी ट्रेलर में मूवी दिखा दी गई थी। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपने मूवी देखी है। प्लीज सेव योर मनी, प्लीज डोंट गो वॉच इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू द रिव्यू ऑफ मिस्टर प्रतीक बोराडे। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स कम ऑन एंड रिव्यू द रिव्यू ऑफ मिस्टर प्रतीक बोराडे, बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और देखने में काफी मजा आता है, और उनको रोस्ट करने में भी काफी मजा आएगा। दिस विल इवेंचुअली कैंसिल माई कोलैबोरेशन विद हिम, बट कोई बात नहीं। अब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2x पे, क्योंकि ये बहुत ही फालतू बातें भी करते हैं, तो इनकी वीडियो जल्दी खत्म हो तो ज्यादा बेटर है। तो देखते हैं कि अब क्या ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो हमसे मिस हो गए रिव्यू में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक पेट्रियार्क है, ये एक पुरुष प्रधान समाज की सोच और निर्माण करते हैं। बोलते तो हैं हमेशा महिला की हक की बात, लेकिन इनकी बातों में ऐसा लगता है कि वो चीजें गलत साउंड करती हैं अगर वो बोले, लेकिन डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, और कभी भी किसी को स्ट्राइक नहीं देते। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कंजर्वेटिव हैं, बहुत ही अलग व्यूज रखते हैं, तो देखना तो जरूरी है। जैसे कि क्रिसमस का नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते, जो कि उनकी चॉइस है। तुलसी पूजन दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं अगर आप मनाते हो तो यही वही बताएंगे शुरुआत में वीडियो के। तो दैट पार्ट इज वेरी बोरिंग, तो उसको मैं जल्दी से स्किप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मूवी से रिलेटेड नहीं है बेसिकली। थ्री टू वन स्टार्ट। नारायण 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 सभी मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? तो दोस्तों आज 25 दिसंबर, सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से करीब 20 से 22 वर्ष पहले मेरे पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। पता था देश भर के लाखों स्कूलों में, और उसके द्वारा उसके अलावा भी गुरुदेव जो आश्रम है, समितियां है, साधक है, उनके द्वारा देश भर में नहीं विदेशों में भी अनगिनत जगहों पर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इसके फोटोज वगैरह भी आप देख सकते हैं, और इससे पहले भी मैंने कई बार हमारे चैनल पर फोटोज दिखाए हुए हैं। अब आज बॉलीवुड की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इस प्रकार की कुछ मतलब हो सकता है कि तू मैं कुछ हो गया हो। और ये फिल्म आज थिएटर में रिलीज हुई है। 2 घंटे और 25 मिनट की फिल्म है। कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ, आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। समीर वंश इससे पहले आनंदी गोपाल बुराड़ा जैसी मराठी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, और इसके अलावा उनकी पिछली हिंदी फिल्म थी सत्यप्रेम की कथा, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे घिनौनी वोक प्रोपेगेंडा फिल्म हम सत्यप्रेम की कथा को कह सकते हैं। उसका हमारा रिव्यू आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और उनकी जो बुराड़ा फिल्म, मुझे पता नहीं था कि बुराड़ा अब वो वोक प्रोपेगेंडा तो पता नहीं सत्यप्रेम की कथा में, लेकिन हाँ, आई डिड नॉट लाइक सत्यप्रेम की कथा एट ऑल, बिकॉज उसका मैसेजिंग अच्छी थी, लेकिन अगर आप फिल्म मेकिंग के दृष्टिकोण से देखें तो मेरे को वो फिल्म इतनी बेटर नहीं लगी। मुझे वो फिल्म थोड़ी सी स्क्रीन प्ले वाइज इतनी टाइट नहीं लगी। बस ऑफ कोर्स एक वन टाइम वॉच के हिसाब से आप वो मूवी देख सकते हैं। इशू बड़ी अच्छा उठाती है फिल्म, जो इनको वोक प्रोपेगेंडा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता नहीं कोई वोक प्रोपेगेंडा था उसमें।
कुछ फादर के कैरेक्टर को लेके बोल सकते हैं उस मूवी में, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। की फिल्म है। अब जस्ट मैंने वीडियो बनाने से पहले चेक किया तो पता चला उनकी फिल्म थी जो फिल्म मुझे पसंद आई थी। और आनंद गोपाल फिल्म की बात करें तो पंडिता रमाबाई जो क्रिश्चियन मिशनरी थी और उन्होंने कुछ क्रिश्चियन चैरिटी वगैरह की भी शुरुआत की थी। तो उनकी जो कजिन है आनंदी जोशी, उन्हें उस समय के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है जॉर्ज रॉबिन्सन ऐसा कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने आनंदी जोशी के एजुकेशन को फंड किया था। 2 फीमेल मिशनरियों के साथ में उन्हें कुछ न्यूयॉर्क वगैरह भी भेजा गया था स्टडी वगैरह के लिए। तो मिशनरियों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा आनंदी जोशी उन्हें वेस्टर्न मेडिकल साइंस की डिग्री दी गई थी, पहली फीमेल डॉक्टर उन्हें कहा जाता है। अब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि इसके पीछे मिशनरियों का, ब्रिटिशों का क्या उद्देश्य था। कभी हो सके तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ऊपर से बताना हो तो भी भारतीय समाज कैसे अनसिविलाइज और कैसे सिविलाइज करने की आवश्यकता है, यहाँ की उपचार पद्धति, आयुर्वेद आदि पेट्रियार्की की बातें, देखो यहाँ पर महिला को सेलिब्रेट किया जाने की आवश्यकता वगैरह बहुत सारी बातें कभी हो सके तो उस पर हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी विद्वान भी इस बात में शायद बिलीव करते हैं कि भारतीय समाज कैसे पेट्रियार्कल है, उसे कैसे सेलिब्रेट किए जाने की आवश्यकता है। वैसे बुक फेमिनिस्ट विचार शायद है, इसी कारण से सत्यदेव की कथा में भी वो मेंटली हमें देखने को मिली थी। और ये फिल्म कुछ उससे अलग नहीं है, ये तू मेरी मैं तेरा जो कुछ भी है। इस सामने जो ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें कहानी को हमने जिस प्रकार से प्रेडिक्ट किया था एक्जैक्टली हूबहू फिल्म वैसी की वैसी ही निकली है। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे कब होता है जब वो लिबरल्स फेमिनिस्ट वगैरह परिवार की जिम्मेदारियों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं। यहाँ पर फिल्म में तो तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो श्लोक का भी उपयोग किया गया है। लिटरली जब आप सुनेंगे ना, कोई भी समझदार व्यक्ति जो बातें फिल्म कह रही है उसके सामने जो श्लोक डाला गया ना, उस उनका लोट-पोट होकर उसके थिएटर में हंसने का मन करेगा या फिर अपना कहीं पर जाकर सब पटकने का मन करेगा। मतलब इतनी हिपोक्रेसी, इतना दोगलापन। और वो फेमिनिस्टों के मुंह से या उनकी फिल्मों में इस प्रकार की परिवार की जिम्मेदारियों की, पेरेंट्स के सैक्रिफाइस की और तुम्हें वो माता पिता तुम्हें श्लोक की जो बातें की जाती है ना, भाई मत करो ऐसा दिखावा। ये हिपोक्रेसी वगैरह छोड़ दो। एक तरफ तुम क्या बातें प्रमोट कर रहे हो, दूसरी तरफ ये सब दोगलापन दिखावा अजीब लगता है, बहुत ज्यादा अजीब। तो कुल मिलाकर फिल्म देखिए, अगर किसी को कुछ भी स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, वैसे तो स्पॉयलर्स सब कुछ नहीं, सब कुछ ट्रेलर में रिवील हो गया था, फिर भी किसी को अगर नहीं चाहिए तो आगे का रिव्यू आप मत देखना। तो फिल्म में एंडिंग में इसी कंक्लूजन पर निकलती है कि देखो हमेशा से हाँ, वैसे पूरी ट्रेलर में कहानी है। आपको लिटरली अगर आपने ट्रेलर देखा तो पूरी फिल्म है, जो मैंने पहले ही बोला था कि मैंने इनका ट्रेलर रिव्यू भी देखा था और उसमें भी उन्होंने बता दिया था और मैंने भी समझ ही गया था ट्रेलर देख के कि कहानी क्या होने वाली है। तो अगर आपको नहीं देखने चाहिए स्पॉयलर्स तो आप बंद कर सकते हैं वीडियो। लड़कियों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है और उसे किया जाता है कि उन्हें घर में तुरंत ढल जाए, उस परिवार को अपना मान ले वगैरह वगैरह। तो ये लड़कियों के साथ में कितना अनफेयर है, कितना गलत है। तो कहीं से भी इसकी शुरुआत करनी होगी इसके बदलाव की। तो नीना गुप्ता का कैरेक्टर फिर उस बदलाव की शुरुआत करता है और अपने बेटे को कहती है नीना गुप्ता का कैरेक्टर कि चलो हम ही यूएस से आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं पर हम उसी परिवार का हिस्सा बनकर उसी परिवार के रेशन कार्ड में अपना, मतलब लड़की के परिवार के रेशन कार्ड में अपना नाम जोड़ करके हम दोनों वहीं पर आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं। हिंदी में रेशन कार्ड में नाम दर्ज करने की भी वो बात कर रहे हैं। देखिए ये जो वोक प्रजाति होती है ना, इनका सब अपने अनुमान के अनुसार, मतलब जहाँ पर अपना कुछ उल्लू सीधा हो रहा हो या फिर जो अपने मन की बात हो, अपने फायदे की बात हो, वहाँ पर केवल फिर उनको रिफॉर्म वगैरह लाना सब कुछ वो बात इनको सोचती है। बस अपने मन के जितनी अच्छी बातें होती हैं बाकी सब बातों को छोड़ देते हैं। अब जब जेंडर रोल्स रिवर्स करने की जब बात आती है तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की इनकी मेंटेलिटी हमें देखने को मिलती है। केवल अपने बात जहाँ पर हो उतना भाई रिवर्स कर दो, बाकी नहीं। अब अगर जेंडर रोल्स रिवर्स करने की बात हो ना तो पूरा ही रिवर्स कर दो। फिर उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले फिल्म में क्या क्या कैरेक्टर्स है, थोड़ा बहुत कहानी के बारे में थोड़ा ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो माँ बेटा है नीना गुप्ता का कैरेक्टर और कार्तिक आर्यन का पात्र, रेहान उस पात्र का नाम है। तो इन दोनों माँ बेटे की वेडिंग प्लानर्स कंपनी है, यूएस में वो काफी वर्षों से रह रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ा मेंशन, बहुत बड़ा घर उन्होंने वहाँ पर परचेज किया है। फिल्म की शुरुआत में ही दिल्ली में एक शादी करवाने के लिए आए होते हैं उनकी वेडिंग प्लानर कंपनी। तो वहीं पर ब्रोकर का फोन आता है यूएस से और उनका जो मेंशन उनको लेना था यूएस में, वो डील उनकी कुछ फाइनलाइज हो रही होती है। तो यूएस में एक बहुत अमीर वगैरह है, दुनिया की टॉप 10 वेडिंग प्लानर कंपनीज में इनका नाम आता है, यूएस में मेंशन वगैरह है। दिल्ली में वो एक शादी कराने के लिए आए थे, जाते जाते फिर किसी तो देश में जा रहे होते हैं, क्रोएशिया वगैरह। तो अनन्या पांडे का कैरेक्टर भी हॉलिडे के लिए वहाँ पर जा रहा होता है। तो फ्लाइट में दोनों साथ में होते हैं, कार्तिक आर्यन का रेहान का पात्र और अनन्या पांडे का रूनी का पात्र। नाम भी बिल्कुल इस प्रकार के चुने हैं कि कहीं पर उसमें संस्कृत में हिंदी का कोई टच देखने को ना मिले। जैसे आजकल के जो प्रोग्रेसिव लिबरल वोक पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को कुछ ऐसा नाम देते हैं कि उसमें कहीं पर भारतीयता की झलक ना दिखे, थोड़ा वेस्टर्न अरबिक वगैरह इस प्रकार का कुछ मिक्सचर नाम होना चाहिए। शायद वो सोच करके उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम चुने होंगे, पता नहीं। और आगे जाकर के फिल्म में योगेश हो, शोभा हो, ये नाम कैसे क्रिंज है या घटिया है या मजाक के। देखो नाम से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तो बस वही बात है कि अपना अपना एजेंडा डालना है हर चीज में यही चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ इनको लगता है ऐसा, तो ठीक है जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इस छोटी सी बात को लेके निट पिकिंग करना अच्छी नहीं लगता मुझे कि ऐसा करते हैं ये। लेकिन हाँ ये चीज मुझे डिसएग्री करता हूँ कि वो जो भी चाहे नाम रखना चाहें, वो उनका कैरेक्टर्स है, उनका वर्ल्ड है, वो कैसे लिखते हैं ये बेटर करता है, ना कि क्या नाम है, नाम में क्या रखा है। पात्र है, ऐसा भी फिल्म थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिखाने का प्रयास कर रही है। अब कोई कह सकता है कि नहीं भाई वो बात को कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर कह रहा है और वो तो थोड़ा सा ग्रे शेड में ही है। अनन्या का पात्र तो कहता है कि मेरी मां का नाम भी शोभा है, तो उसको पूरा नेगेटिव वे में नहीं दिखाया। हाँ भाई हम तो मूर्ख हैं, हमें समझ में कहाँ आ रहा है। जो भी वो कर रहे हैं, योगेश हो, शोभा हो, इस प्रकार के जो नाम है भारतीय नाम, वो एक मजाक का पात्र ही उन्होंने वहाँ पर बनाने का उन्हें प्रयास किया है। तो वो जो भी ट्रिप पर जा रहे हैं, शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अनन्या पांडे का जो कैरेक्टर वो ट्रिप पर जा रहा है, पिता का फोन आता है जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ कुछ लड़कियों को कराटे वगैरह घर में सिखाते हैं। पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अकेले हैं और 2 बेटियों को संभाल रहे हैं। एक बेटी का नाम जिया है और दूसरी का नाम रूमी है, जो अनन्या पांडे का कैरेक्टर बाहर जा रही है। और जिया टिंडर पर लड़के वगैरह खोज रही है, इसलिए कि भाई अब जीवन साथी उसको खोजना है। जीवन साथी खोजने के लिए टिंडर से बेटर प्लेटफॉर्म तो क्या हो सकता है बॉलीवुड के अनुसार। पिछले कुछ फिल्मों में मैंने देखा हुआ है जितना बॉलीवुड की इस प्रकार की जो इनके अनुसार सो कॉल्ड स्मॉल टाउन स्टोरीज वगैरह या फिर आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव की कुछ फिल्में वगैरह। आयुष्मान खुराना की फिल्म मुझे याद आ रही है जिसमें आयुष्मान खुराना की मां टिंडर पर कोई पार्टनर खोज रही होती है और उस बात को वहाँ पर बड़ा प्रमोट करने का प्रयास करते थे। और भी हाल में कुछ 2-3 फिल्म आई हुई है जिसमें उन्होंने टिंडर को प्रमोट किया है और यहाँ पर भी वो सेम टिंडर आपको 4-5 बार फिल्म सुनने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे टिंडर वालों ने ही फिल्म को स्पॉन्सर किया हो और केवल उसके लिए उन्होंने फिल्म बना दी हो। मतलब या पता नहीं जो भी नॉर्मलाइज करने का तो प्रयास किया जा रहा है टिंडर वगैरह को। तो वो जो जिया वगैरह जो भी लड़की जिया नाम था ना, जिया का नाम था जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो टिंडर पर लड़के खोज रही है, पिता कराटे सिखाते हैं। अरे टिंडर का एड लग रहा था फिल्म पूरी की पूरी, मतलब लैक्मे से लेके टिंडर। मैं तो सोच में बीच में एकदम
शॉक हो गया कि अचानक से लैक्मे की ऐड कहाँ से आ गई। फिर पता चला अरे ये तो ब्रांड इंटीग्रेशन है। तो बच्चा, उनको पता था कि थिएटर में तो वो देखने नहीं वाला, ब्रांड से जितने पैसे ले सकते हैं ले लो। तो टिंडर, हाँ प्रमोट किया है टिंडर, और टिंडर पार्टनर भी है। तो फिर हाँ, टिंडर लैक्मे अच्छे से प्रमोट किया है, जितना हो सके उतना प्रमोट किया है। पूरी फिल्म ही प्रमोशन लग रही है। ये तो मैं भी बोलूंगा कि ये आपने सही पकड़ा, लेकिन हाँ मैंने देखा था ब्रांड पार्टनर्स में लिखा था, स्पॉन्सर्ड में लिखा था टिंडर और लैक्मे का नाम, बार बार वही लैक्मे टिंडर लैक्मे। लड़की का बाहर से जिस विदेश में घूमने के लिए गई वहाँ से फोन आता है, अनिकिता का फोन जाता है उसके पिता का, और वहाँ पर फिर एक फ्लैट वो परचेस कर रही है रेंट पर, परचेस नहीं कर रही, रेंट पर रहने के लिए वो देख रही थी। तो पिता कह रहा है कि अपना खुद का आगामी घर होते हुए तुम रेंट पर रहोगी, क्या सेंस है इस बात का? तो उन्होंने पांडे का कैरेक्टर वहाँ पर कह रहा है कि नहीं, मुझे अपना इंडिपेंडेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे आगे 35-40 हज़ार कुछ कीमत नहीं है, बहुत छोटी कीमत है। और पिता मना कर रहे होते हैं, पर लड़की या बेटी जो भी अनन्या पांडे, उसके लिए अपना इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है ना, तो वहाँ पर वो लिबरल्स बड़ा इंडिपेंडेंस की फ्रीडम की बात करते हैं, तब पिता की चिंता नहीं होगी, पिता अकेले घर में कैसे रहेंगे, जो मेरी छोटी बहन बड़ी बहन है वो जाकर के कनाडा में शिफ्ट होने वाली है। हालांकि तब तक उसे कनाडा का पार्टनर मिला है ये कंफर्म नहीं था, परंतु फिर भी अपने पिता की जिम्मेदारी छोड़कर वो अलग तो रह रही है ना। तब उसको पिता की बात याद नहीं, पिता की जिम्मेदारी की मन में बात नहीं आई, तब उसको इंडिपेंडेंस की बात याद आई। जब विवाह की जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तब फिर अचानक से नहीं यार, मेरी बड़ी बहन तो कनाडा का पार्टनर उसने चूज किया, उसको तो वहाँ जाना है, तो मुझे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तब वो फ्लैट कहा गया, 35-40 हज़ार का रेंट कहा गया, वो सब बातें हवा में उड़ जाती है, उसका आगे कहीं पर कोई फिल्म में रेफरेंस भी नहीं है। हाँ, तो फिर ऑब्वियसली बाहर जाकर के ये साथ में सो वगैरह रहे हैं, और कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है रूमी का, उसको बड़ा ही इरिटेटिंग और अनोइंग दिखाया है, बार-बार इधर-उधर लड़की के साथ में फ्लर्ट करना। जिस फ्लाइट में वो जा रहे होते हैं, उसमें भी कोई एक लड़की थी जिसका नाम एन से कुछ था, नायरा या कुछ तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ, तो उसके साथ में भी वो फ्लर्ट कर रहा है, और रूमी को भी बार-बार विचित्र सी बातें करके परेशान करता है। और रूमी का कैरेक्टर पूरी फिल्म तान्या नाम था, तान्या। और सही पॉइंट इन्होंने गिनवाया कि हाँ, अनन्या पांडे का कैरेक्टर पहले बहुत कंफ्यूज होता है कि उसे अपने पिता से अलग रहना है, लेकिन बाद में उसको अपनी गलती रियलाइज होती है, जैसे उसका पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब ये चीज मुझे भी थोड़ी कैरेक्टर इनकंसिस्टेंट ही लगी कि पहले तो आप पिता से लड़ रहे हो, घर छोड़ के जाना चाहते हो, अलग अपार्टमेंट ले रहे हो, और उनको पता नहीं था कि पिता को ये स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। तो ये चीज भी मुझे कैरेक्टर में बड़ा अजीब सा लगा कि अचानक से वो कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर उसको थेपले देता है और प्यार हो जाता है, अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो पापा की बहुत चिंता करने लग जाती है, जबकि बिना पापा के तो रह ही रही थी, उसकी बहन तो संभाल ही रही थी। अचानक से ये बहुत ही ज्यादा सडन हुआ, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर को लिखने में थोड़ी यहाँ पे कमी रह गई। थोड़ा बेटर कैरेक्टर लिखते तो क्या पता ये मूवी और बेटर हो सकती थी। इस प्रकार का कुछ ट्रेलर में आपने जो रिएक्शन देखा था, उस प्रकार का रिएक्शन वो लगभग आधी से ज्यादा फिल्म में देती रहती है। हाँ, फिर जैसे जैसे करके पास आते हैं, साथ में सोते हैं, फिर शादी वगैरह की भी बात की जाती है। इसमें फिर एक जगह पर कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर कहता है कि मैं तो मामास बॉय हूँ, फिर रूमी कहती है नहीं, आजकल की 2025 की लड़कियों को तो मामास बॉय बिल्कुल पसंद नहीं होते, वो तो रेड फ्लैग होते हैं, या उनसे दूर रहा जाता है। इसके बाद में कार्तिक आर्यन अपना शर्ट उतार करके अपने कुछ एब्स वगैरह दिखा रहा है, और लिटरली वहाँ पर रूमी का कैरेक्टर अनन्या पांडे का लाड टपकाते दिखा है, ऐसा कुछ वो कर रही है वहाँ पर। हालांकि केवल रूमी नहीं, फिल्म में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है वो जस्ट लाड टपकाने का ही काम कर रहे होते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो दिल्ली का वेडिंग शादी विवाह दिखाया है ना, वहाँ पर भी जो कुछ आंटीज वगैरह है वो कार्तिक आर्यन की तरफ देख करके लाड टपकाती है। और नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है वो जिसकी शादी में वहाँ पर गई हुई है, वहाँ पर पानी पूरी खाते समय और पता नहीं मेरी हवस है पानी पूरी खाने की, इस प्रकार की कुछ बातें अंकल के साथ में करके उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। इसके अलावा रूमी का मैंने बताया वो कैसे लाड टपका रही होती है। इसके अलावा एक ज्योतिषी दिखाए हैं जो विवाह तारीख वगैरह बाद में तय करने के लिए आते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो भी कार्तिक आर्यन को देख करके लाड टपकाती रहती है। मतलब फिल्म में जितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको लाड टपकाना छोड़ करके उसका शायद कोई काम ही नहीं था, और वो फेमिनिस्टों के अनुसार शायद ये प्रोग्रेसिव होना होता होगा भाई, पता नहीं हमको। इतनी बुद्धि तो हमारी व्यापक अभी तक नहीं हुई है। हाँ, तो फिर ये दोनों साथ में सोते वगैरह है उस फॉरेन ट्रिप पर, और फिर आती है बात विवाह पर, और तुरंत फिर पता चलता है कि उसके जो पिता है उनको स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी, जो जब उसको इंडिपेंडेंट होना था फ्लैट वगैरह वाला, तब तक पिता को स्लीप वॉकिंग बीमारी। अरे हाँ यार, लिटरली शादी का सीन है स्टार्टिंग में फिल्म के, और जो दुल्हन है वो उसका कैरेक्टर इतना, उसका पूरा कैरेक्टर इतना प्रॉब्लमैटिक दिखाया है कि भाई आपकी शादी हो रही है और आप वेडिंग प्लानर से फ्लर्टिंग कर रहे हो शादी के टाइम पे। तो वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और कॉमेडी में दिखाया जो बिल्कुल भी सही नहीं है यार। किसी किसी मोटे पर्सन की इनसिक्योरिटी को क्यों आप ट्रिगर कर रहे हो उससे मतलब ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। कॉमेडी के नाम पे आप किसी शादीशुदा लड़की, मतलब जो शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है जिसकी, और उस पे आप ऐसे जोक्स मार रहे हो। उस लड़के पे जो बेचारा थोड़ा ओवरवेट है, लेकिन उसके अच्छी खासी कोई वो होगा, पैसे वाला होगा, तभी तो शादी कर रही है वो लड़की, तो उस पे भी आप जोक मार रहे हो। कार्तिक आर्यन को बस डिजायरेबल दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। दैट इज मतलब गलत स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड, और सबको मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब मूवी स्टार्स नहीं होते। तो और ये मूवी स्टार्स भी बहुत ज्यादा कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं वो उनको ही पता है, हमें थोड़ी पता है। तो ये चीज बहुत गलत है, और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ये सीन ही पूरा बेकार था, वो वेडिंग वाला सीन, शुरुआत वाला। अगर आपने देखी हो पता होगा। उसे चिंता आई थी, पर अचानक से एक दिन पिता रात को नींद में चलते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर बेटी को चिंता होती है रूमी को, और वो कार्तिक आर्यन को कहती है रिहान को कि नहीं हम थोड़ा रुक जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, पिता की जिम्मेदारी है, बड़ी बहन कनाडा का लड़का उसने ढूंढा है, वहाँ पर वो शिफ्ट होने वाली है, जाने वाली है।
और इसके बाद में फिर आकर के कैसे वहाँ पर सब भारत में आता है रेहान और क्या क्या वहाँ पर वो मनाने का प्रयास कर रहा है पिता को, ये सब नौटंकियाँ फिल्म में दिखाई है। एंडिंग में जो मैंने बताया कंक्लूजन माँ आगरा आकर के शिफ्ट होने की बात करती है। बीच का जितना पार्ट है ना भाई, आपको उसी कंक्लूजन पर पहुंचना था तो ट्रेलर में ही पता चल गया था बीच में इतना टॉर्चर क्यों किया। और एंडिंग में जाकर के जो जबरदस्ती का मेलोड्रामा, जबरदस्ती का रोना दिखाया है, वो इमोशनल नहीं कर रहा था। वो कोई भी सेंसिबल व्यक्ति वो देखेगा ना, कहीं पर जाकर सर पटकेगा अपना कि भाई ये इमोशनल करने की बातें हैं, क्या फालतू की चल रही है भाई। एक सिंगल सीन में भी इमोशनल होना तो बहुत दूर की बात, इरिटेट कर रहे थे वो सारे के सारे रोने धोने वाले सीन, लिटरली इरिटेट कर रहे थे। और चलो अब बात करते हैं जेंडर रोल रिवर्स करने की बातें, क्यों भाई सब कुछ रिवर्स कर दो, अपने अपने मन की बात अपने अपने जहां पर अच्छा लगे उतना रिवर्स करो, ऐसा नहीं। अगर आपको लड़की के घर जाना है, इसी बात को आप करना चाहते हैं तो पूरा रिवर्स कर दो। चलो लड़की है, पति को घर पर लेकर के आ गई, अब उस लड़की का अगर भाई होगा, दो भाई होंगे, फिर क्या होगा, इसके बाद भी वो लीडर्स के पास में सॉल्यूशन है। चलो वो बात भी अगर आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हजारों वर्षों से जो बात चली आ रही है उसको आपको रिवर्स करना है ना। तो हजारों वर्षों से पुरुषों ने अपनी पत्नी को पलकों की रानी के लिए बिठा करके रखा, बना करके रखा कि मेरी पत्नी मेरे पलकों की रानी है, मैं उसको कुछ कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, मुसीबत ना हो, बाहर के जितने भी परिश्रम के काम है वो मैं करूंगा। डेस्क जॉब वगैरह तो अभी पिछले कुछ 3-4 दशकों में आए हुए हैं ना, उससे पहले कौन सा डेस्क जॉब थे, अधिकतर शारीरिक परिश्रम के काम थे। आज भी अधिकतर काम शारीरिक परिश्रम के ही है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बर का काम हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आपको अधिकतर जो परिश्रम वाले काम है, गड्ढे खोदने के जो काम है, या फिर भट्टी में कहीं पर अपने आप को तपाना हो, किसी मील कारखानों में आदि काम करना हो, शारीरिक परिश्रम के अधिकतर काम पुरुषों ने हमेशा से किए हुए हैं। तो अगर आपको जेंडर रोल रिवर्स करना तो पूरे करो। फिर जैसे कि हजारों वर्षों से होता है कि पति अपनी पत्नी को पलकों की रानी बना करके रखता है, सारे परिश्रम के काम वो खुद करेगा, पत्नी को भी तकलीफ ना हो, उसे कुछ कष्ट ना हो, इसका वो ध्यान रखता है। और उसको घर के काम ना करने पड़े इसलिए काम वाली भाई लगाना, अभी हाल के समय में कपड़े ना धोने पड़े इसलिए वॉशिंग मशीन लेना, आजकल तो डिशवॉशर भी आ गए हैं, घर की सफाई के लिए मिनी रोबोट भी आ गए हैं, छोटे छोटे गोल वाले जो भी आते हैं। तो मेरी पत्नी को कुछ ज़्यादा तकलीफ ना हो, काम ना ज़्यादा करना पड़े। और पत्नी घर पर फिर समय में अपनी कुछ टीवी सीरीज देखे, सास बहू की सीरीज देखे, कुछ सीरीज वगैरह देखे, फिर रात को जब पति थक कर घर पर काम पर आता है तो पत्नी को उसे उठकर पानी तक नहीं देना चाहिए। वो फेमिनिस्ट तो यही सोचते हैं ना भाई। मैंने तो आजकल कुछ फिल्मों में सीरीज में डायलॉग वगैरह भी देखे कि भाई पिता को क्यों उठ करके पानी देना चाहिए बेटी को, क्या पिता खुद नहीं ले सकता क्या पानी, क्या माँ ने उसको इतना भी नहीं सिखाया। लिटरली इस प्रकार के डायलॉग मैंने देखे हुए हैं। तो चलो पत्नी घर पर है, घर पर पति आ रहा है अधिकार पर, उसके बाद में पत्नी दिन भर जो भी उसके सास के साथ में जो भी हुआ होगा, पति के सामने रूठना, ताने मारना, झगड़ा करना, जो कुछ भी है, और उसके बाद भी पति ऊंची आवाज में भी बात ना कर सके, माँ की तरफ से, पत्नी की तरफ से जो कुछ भी वो सुन रहा है अंदर वो पीस रहा है, सब कुछ होता है ना हमेशा से, ठीक है। और उसके बाद भी पति को ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेमिनिस्ट के अनुसार अगर पति ऊंची आवाज में बात करता है तो इमोशनल अब्यूज हो जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, और ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए। फेमिनिस्ट तो यही कहते हैं ना। तो चलो अभी हजारों वर्षों से ये होते आया था, साथ में ही पुरुष के जितने भी बलिदान है, जितने भी कर्तव्य वो पूरे करते आया है, जितने भी परिश्रम वो करते आया है, जितनी जिम्मेदारियां वो लेते आया है, पत्नी को कोई तकलीफ ना हो, पलकों की रानियों बना करके वो रखता आया है, उसको घर के ज्यादा काम ना करने पड़े इसलिए वो अलग सुविधाएं देते आया है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमेशा से माँ के सेक्रीफाइस की ही ज्यादातर बात होती है। पुरुष के सेक्रीफाइस बलिदान की बात करना तो बहुत दूर की बात है, पुरुष को पेट्रियार्कल मॉन्स्टर बनाकर ही हमेशा से प्रस्तुत किया जाता रहा है। ये होता है ना हजारों वर्षों से। चलो अब इन सारी बातों को जेंडर रोल्स को रिवर्स कर दो, आने वाले हजारों वर्षों तक चलो पुरुष को आपको घर पर बेटी लेकर के जा रही है तो अभी प्रॉपर्टी का क्या होगा, भाई होगा तो क्या होगा, ये वो फेमिनिस्ट सोच है। उसके अलावा नहीं नहीं नहीं, फादर्स की भी वैल्यू होती है, ये गलत बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं फादर्स डे पे ना हो, लेकिन पूरा हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। दोनों पेरेंट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। फादर्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ऑफिस में जाके, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में इनका वही प्रॉब्लम है, ये एक चीज को पकड़ के उसका जनरलाइज करने लग जाते हैं। बहुत सारी सीरीज में ऐसा, मूवीज में ऐसा भी दिखाते हैं फादर्स को कंट्रीब्यूशन। तमिल मूवी डॉन देखिए, तमिल मूवी ड्रैगन देखिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई फादर्स का कैरेक्टर कितना बढ़िया लिखा गया है। और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी एक अच्छे फादर को कैसे पोर्ट्रे करते हैं ये भी दिखाया गया है। शायद से मैं बोलूंगा बॉलीवुड की इस मूवी का एग्जाम्पल मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक गुड पेरेंटिंग पे अगर मूवी देखनी है तो हाँ, सितारे जमीन पे कितनी अच्छी मूवी है। उसमें आमिर खान का कैरेक्टर एक तरह से उनका पेरेंट्स ही बन जाता है, तो वो रिसेंट एग्जाम्पल है। तो हाँ, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने पे इंटर अवेयरनेस आ चुकी है, तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, मदर फादर दोनों की रिस्पेक्ट इक्वल होती है। तो ये चीज़ तो इनकी गलत है। पत्नी भी अपने पति को पलकों पर राजा बना करके बिठाए, सारे परिश्रम के काम करे, पति को घर में रखे, और पति को फिर काम वाला आदमी लगा दो, काम वाली बहनी, काम वाला आदमी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर या रोबोट, मिनी रोबोट या जो भी है सब कुछ करे। पति घर पर दिन भर फिर वो फुटबॉल मैच देखे, क्रिकेट देखे, जो भी उसको सीरीज वगैरह देखना देखे। पत्नी थका कर घर पर आती है तो उसको पानी का ग्लास भी उठा कर नहीं देगा, फिर वो ऊपर से जो भी ताने मारना है, झगड़ा करना है, लड़ना है, जो भी है, उसके बाद भी पत्नी बोल नहीं सकती ऊंची आवाज में, क्योंकि इमोशनल अब्यूज हो जाएगा। बराबर। अब लोग बोलेंगे, फेमिनिस्ट वगैरह आकर बोलेंगे भाई माँ के बलिदान की प्रशंसा इसलिए होती है क्योंकि गर्भाधान की प्रसूति की पीड़ा। अब आ गए ना लाइन पर, यही तो बात है। हम जानते हैं माँ की बलिदान क्या होता है, परिश्रम, माँ का सेक्रीफाइस क्या होता है, उसका महत्व क्या है। बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिव, पूरा लाइट पोर्ट्रे कर रहे हैं ये। मैं बोलूंगा कि इतना भी नहीं होता भाई। मेरे को लगता है कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं तो मैं बोल सकता हूँ कि इट्स अ इट्स लाइक अ कार, मतलब एक गाड़ी के भी दो पहिए होते हैं, मतलब चार पहिए होते हैं। इन सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, किसी पे ज्यादा बोझ भी ना आए। कभी कोई लड़का भी अपनी बीवी पे गुस्सा कर देता है, कभी कोई बीवी भी बेबात पे अपने पति पे गुस्सा कर देती है। हाँ, थोड़ा फिजिकल एनर्जी में, फिजिकल पावर में, दोनों में डिसबैलेंस है जो नीचे नेचुरल है। लेकिन बाकी पे तो दोनों पे इक्वली होना चाहिए। दोनों ही इंसान है, लड़की भी इंसान है, लड़का भी इंसान है। दोनों को गुस्सा आ सकता है, दोनों रूठ सकते हैं, दोनों दोनों खुश रह सकते हैं एक साथ। तो ऐसा ही एडजस्टमेंट से चलता है। जो ये बोल रहे हैं कि वो हमेशा चुप रहेगा, वो किसी को कुछ बोलेगा नहीं, तो इंसान है, वो भी एक दिन फटेगा। अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाएगा, माँ से भी, बीवी से भी, तो वो बोलेगा। और बोलेगा तो फिर उधर से भी जवाब आएगा, तो लड़ाइयाँ तो होंगी।
तो नेचुरल लड़ाई लड़ाई होना, यही तो होता है, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं और इसीलिए तो मैरिज इतनी बदनाम है, क्योंकि लड़ाइयाँ हैं। लेकिन प्यार है, इसको इग्नोर कर देते हैं और लड़ाइयाँ इस पे फोकस होता है, जिससे सब डरते हैं। लड़ाइयों से सब दूर भागना चाहते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। ये बात तो सच है। हाँ, क्योंकि वो अपने मातृत्व को, अपने कर्तव्य को आगे रखती है। यहाँ पर फेमिनिस्ट की बात नहीं हो रही, पर माँ के जो अपने मातृत्व को, अपने कर्तव्य को आगे रखते हैं और वो बलिदान सबसे बड़ा होता है। इसी कारण से माँ के बलिदान की हमेशा से सबसे सर्वोच्च उसे माना गया है। क्योंकि वो कर्तव्य से भागते नहीं, कर्तव्य की अपने सपनों को, अपनी बातों को सबको पीछे वो छोड़ते हैं। इसी कारण से माँ का मातृत्व का सम्मान सबसे ऊपर हमेशा से रखा गया है। बराबर, जेंडर रोल्स ऐसे रिवर्स नहीं होते कि अपने मन की जितनी बातें रिवर्स करो तो बाकी सारी जिम्मेदारियों से भागकर चले जाओ, ऐसे नहीं होता है। और कितना भी साइंस प्रोग्रेस कर ले, आजकल हम देख रहे हैं कि भाई जेंडर रोल्स रिवर्स करने के नाम पर वेस्ट मेजॉरिटी का जेंडर आइडेंटिटी का जेंडर चल रहा है। स्त्री है वो अपने आप को पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई कर रही है, पुरुष है वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद भी क्या हो जाता है, एक स्त्री है वो अपने आप को पुरुष के रूप में भी आइडेंटिफाई करे तो भी बच्चे को जन्म वो ही देगी, भले वो अपने आप को बाहर से पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करे। ये वीडियो आपने मेरा देखा होगा ना, ये कोई एक वीडियो की बात नहीं है। ऐसे हजारों हजारों परिवार वेस्ट मैच क्रिएट हो चुके हैं जहां पर स्त्री अपने आप को पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करती है पर फिर जन्म वही देती है, भले वो अपने आप को पुरुष कहे। उसने अपने स्तन तो काट लिया, तो बचाना तो है ना, यूं ही तो है ना, बच्चे को जन्म वही देती है। और उसके बाद में जो स्त्री जो पुरुष है जो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है, वो बेटे को अपनी छाती से लगा रहा है, तो छाती से आएगा क्या? तो ये बच्चे के साथ वो अन्याय नहीं है। और अभी हाल ही में कुछ सो कॉल्ड साइंटिफिक स्टडीज के माध्यम से वो क्लिवर्स ये भी प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रांस वुमन है, यानी जो बायोलॉजिकल मेल है, उसको एस्ट्रोजन पर रख करके साल 2 साल उसके बाद में जो भी लैक्टेशन के लिए उसको जो केमिकल्स उसके शरीर में इंजेक्ट किए जाते होंगे, उससे उसके जो छाती का आकार बढ़ रहा है, फिर उस छाती से जो दूध आ रहा है वो बच्चे के लिए कैसे हेल्दी है, इसको लेकर के भी सो कॉल्ड साइंटिफिक स्टडीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जरा देखिए, आप खुद सर्च कर लीजिए गूगल पर या यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लीजिए। आप मुझे बताइए प्रकृति के विरुद्ध जाकर के क्या प्राप्त किया? जस्ट ये कि भाई मैं स्त्री को मुझे पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करना है, पुरुष को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करना है, ये करके आपने क्या अचीव किया? या बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय है। अंततः जन्म तो बायोलॉजिकल फीमेल ही देने वाली है बच्चे को, भले वो अपने आप को पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई कर ले। और जो पुरुष है वो अपने आपको कितने भी एस्ट्रोजन के इंजेक्शन अंदर डाले, सेक्स ऑपरेशन कर ले, अपनी छाती का आकार बढ़ा ले, वो अननेचुरल में जो लैक्टेशन के कुछ सप्लीमेंट्स है जो भी आप केमिकल Very serious, नेचुरल very क्या उसको serious. नेचुरल भी कह दो, कैसे वो बच्चे के लिए सही है? क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? That is something कैसे very जेंडर रोल्स serious. रिवर्स करोगे आप? कहां तक लेकर के जाओगे इन सब बातों को? कुछ बातें होती है वो सोच समझ के ही परंपराएं बनी होंगी ना। देखो, हाँ, बेटी को घर छोड़ना पड़ता है, हर पिता के लिए सबसे ज्यादा दुखद दिन होता है अपने जीवन का। हाँ, परंतु मैं जीवन में दुख तो सभी के हैं। पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो उसके जीवन में भी बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स, परेशानियां, दुख, चिंताएं, विघ्न, बाधाएं आदि होती है। हर एक के अपने जीवन में होते हैं, चाहे आप समाज के किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जेंडर से हो, कहीं से भी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सबके जीवन में होते हैं। और उसका अर्थ ये नहीं होता कि फिर सो कॉल्ड क्रांति लाने के नाम पर, रिवोल्यूशन लाने के नाम पर, बदलाव लाने के नाम पर आप कुछ अजीबोगरीब चीजें करने लग जाओ। और अजीबोगरीब चीजें भी करनी तो फिर पूरी करो, पूरा रिवर्स कर दो, जो होगा नहीं, जो संभव ही नहीं है। प्रकृति के अगेंस्ट जा जाकर कहां तक जाओगे? जेंडर रोल्स रिवर्स करके कहां तक करोगे? नहीं संभव है। चलो, बाकी तो फिल्म जो एंडिंग में जिस कंक्लूजन पर आ भी रही है, वहां तक की जर्नी बहुत टॉर्चर से भरी हुई है। भले उस एंडिंग के कंक्लूजन से कुछ लोग एग्री भी करते हो, देखना भी चाहते हो, पर वहां तक जाने की जो जर्नी ना, वो सच में बहुत बहुत बड़े बड़े टॉर्चर से भरी हुई है। मेरे लिए तो एटलीस्ट वो टॉर्चर ही था, वो विचित्र सा आर्या अनन्या पांडे का वो एक्सप्रेशन देखना, कार्तिक आर्यन की वो विचित्र हरकतें करना। मैं तो ये कहूंगा कार्तिक आर्यन से कि भाई क्यों अपना करियर अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? पिछली फिल्म स्क्रिप्ट की कथा, वो भूल भुलैया 3 या 2 में भी पता नहीं क्या वो मेरे को तो लगा कि फिल्म बहुत ज्यादा टायरिंग थी और थोड़ा बहुत कॉमिक मूवमेंट्स थे, लेकिन हाँ, ओटीटी फिल्म है, ये जितना बोले उतनी नहीं खराब तो नहीं है। टॉर्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉर्चर यू विल लाइक कि भाई देख ही नहीं जा रही, नहीं, मैंने थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया। लेकिन हाँ, अगर वो चीज अगर ओटीटी अवेलेबल है तो फिर मैं थिएटर में क्यों जाऊं? थिएटर इज लाइक कि हर मूवमेंट पैसा वसूल होना चाहिए। यू बी लाइक कि ये मूवी आपको दोबारा देखने का मन करे, इतनी बेटर होनी चाहिए कि आपको बार 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 एक मूवी देखने का मन करे, जैसा कि हुआ, जो कि प्रूफ किया इस साल धुरंधर ने। और तभी वो एक ऐसी मूवी बन गई जो हिंदी में रिलीज हुई, नो पैन इंडिया रिलीज, और साथ ही ए रेड मूवी जो एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनिमल का रिकॉर्ड, जो कि बड़ी बात है, दैट इज समथिंग वेरी ह्यूज। वो भी चीज कर दी धुरंधर ने। तो ये ऐसी मूवीज अब बार बहुत हाई साइड हो गया है, तो ये तू मेरी मैं तेरा से काम नहीं चलेगा। और इन्होंने तो बहुत सीरियस पार्ट छेड़ दी कि बायोलॉजिकल मेल एक्टिंग एज फीमेल, बायोलॉजिकल फीमेल एक्टिंग एज मेल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्कैरी। लेकिन हाँ, इन चीजों से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ये चीज नेचुरल है। और अब ये बहुत सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इतना कंट्रोवर्शियल जाते नहीं है यार, नहीं जाते इतने कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इसके बारे में और रिसर्च होनी चाहिए, इसके बाद मुझे और पढ़ना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, इनकी जो बात है कि रिवर्स कर दो रोल्स और ये सारी बातें, ये थोड़ी लॉजिकल लगती है कि अगर मैंस वर्ल्ड हो या वुमेन्स वर्ल्ड हो, तो वुमेन्स मैन का काम करेंगी, मैन वुमेन का काम करेंगे। तो हाँ, ये चीज 12वीं में दिखाई गई है बहुत अच्छे से कि 12वीं में ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि वुमेन अभी फिजिकली वीक भी रही हैं, बहुत ज्यादा रेसलर्स हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रेसलर्स, क्रिकेटर्स, हर फील्ड में और खासकर रेसलिंग फील्ड में इतनी स्ट्रांग है, जो हमें हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो हाँ, अगर रिवर्स भी कर दिया जाए तो भी मुझे लगता नहीं है कि प्रेगनेंसी वाली बात को छोड़ दे, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के लिए भी अब लोग एक सरोगेट मदर हायर करते हैं, तो सरोगेसी भी आ चुकी है। तो अब जो फीमेल है उसको अगर ना चाहे तो वो ऑप्शनल हो चुका है कि वो अपना क्या बोलते हैं, पेट में बच्चा रखे या ना रखे। तो ये सरोगेसी एक नई चीज आई है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट यंग जेंजी मदर्स एंड ऑल दैट। बट हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेबर पेन और ये सारी बातें जो हर फिल्म में दिखाई जाती हैं, और ये कोई मैन तो समझ नहीं सकता, मतलब कोई लड़का तो समझ नहीं सकता। हाँ,
कोई इस चीज से गुजरा है, इस पेन से गुजरा है, वो समझ सकता है कि बहुत बड़ी बात है। दैट इज समथिंग आई सल्यूट वुमेन फॉर। बट हाँ, मूवी की बात करें तो मूवी में बहुत ही पचकाने तरीके से इशू को हैंडल किया गया है, और उनका जो रिव्यू है आई काइंड ऑफ अग्री, बिकॉज मुझे भी मूवी पसंद नहीं आई, इनको भी पसंद नहीं आई। इन्होंने टॉर्चर बोला, मैं टॉर्चर से एग्री नहीं करता, दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं करता एग्री। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातों से एग्री भी करता हूँ। वही तो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा डाल दिया था, पुरुषों को भी स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसके भयावह परिणाम तो देख लो, इसमें क्या हो रहे हैं। और जेंडर रोल्स रिवर्स करने की बातें कहाँ तक करोगे, कैसे करोगे, और क्या सोल्यूशन आप आने वाली जनरेशन के दिमाग में क्या बातें डाल रहे हो, कैसे ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग में डाल रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्या होगा, कभी सोचा इसके बारे में? चलो, और किसी एक एक्सेप्शनल केस की बात अलग है। इस एक्सेप्शनल केस में चलो वो कोई अपने पति पत्नी दोनों मिलकर कुछ निर्णय ले रहे हैं, किसको कहां से सेटल होना है, यूएस में या आगरा में। एक्सेप्शनल केस की बात ही नहीं है। यहाँ पर फिल्म के एंडिंग में बात होती है कि कहीं से तो किसी को तो शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ पर किसी एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे थे, ये तो भाई बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, जेंडर रोल्स रिवर्स करने की। और फिर सामने आप मातृदेवो भव पितृदेवो भव की बातें कर रहे हो, वो विचित्र लगता है भाई। एटलीस्ट मुझे तो एटलीस्ट विचित्र लगा। एक और बात बतानी रह गई थी, नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है, रिहान की कार्तिक के पात्र की माँ, उसके गले में एक बहुत बड़ा क्रॉस दिखाया है। अब उसके पीछे क्या रीजन था पता नहीं, ट्रेडर्स के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे, परंतु विशेष फिल्म के एंडिंग में वो क्रॉस क्लियरली विजिबल था। जब नीना गुप्ता का पात्र ये बदलाव की बात करता है कि कहीं से तो किसी को तो शुरुआत करनी होगी, तो जो लिबरेट करने की बात की जा रही है या कुछ चेंज लाने की परंपराओं में बदलाव की बात की जा रही है, वहां पर नीना गुप्ता के गले में वो क्रॉस एकदम क्लियरली विजिबल था, बहुत बड़ा। अब इसके माध्यम से समीर वंश क्या मैसेज देना चाहते थे, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, ये तो वही बता सकते हैं। तो मैं तू मेरी, मैं तेरा तू मेरी को भाई 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा। मैं इरिटेट हो रहा था, 1% भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया। उल्टा फिल्म ने मुझे केवल और केवल परेशान किया, केवल और केवल परेशान। परफॉर्मेंसेस भी नहीं देखे जा रहे थे, पांडे के एक्सप्रेशंस, कार्तिक आर्यन पता नहीं क्या कर रहे थे और क्यों ऐसे रोज चूज कर रहे हैं। हो सकता है कि प्यार का पंचनामा 1-2 के बाद में फेमिनिस्टों ने उनकी जो आलोचना की थी, तो उस इमेज से शायद वो अपने बाहर निकलना चाहते होंगे। तो कर लो भाई, अब देख लो आप क्या कर रहे हो, जिस कारण से लोगों ने पसंद किया, फिर आप कुछ उल्टा करके आपको अगर ये लग रहा हो कि आप कुछ अपनी इमेज बदल रहे हो, तो ठीक है भाई, हम क्या करें। चलो जो भी है, बाकी पेरेंटल गाइडेंस की यस आप देख लो, आपको दिखाना है बच्चों को या ये नहीं। मुझे एटलीस्ट बच्चों के हिसाब से फिल्म जो बात दिखाई है वो सही नहीं लगी। हाँ, मुझे भी बच्चों के हिसाब से ठीक नहीं लगी, क्योंकि जो स्क्रीन शो जो एक्सपोज किया है एक्टर्स फीमेल और मेल ने, और जो फर्स्ट हाफ में जो सीन्स हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी अडल्ट, आर रेटेड। सो दैट इज समथिंग आई नॉट रेकमेंड, जो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा देख के। बाकी वो चीज़ें जल्दी निकल जाती हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इनका रिव्यू मैं को बोलूँगा कि 0 तो बिल्कुल भी नहीं थी मूवी। हाँ, अगर आपको मॉल जाके बस टाइम पास करना है, मज़े करने हैं, आपको मूवी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस मॉल जाना है और आपको मूवी देखनी है, छुट्टियाँ का मौसम है और ऐसी मूवी लगी हुई है और धुरंधर हाउसफुल है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो देख सकते हैं आराम से, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। बट हाँ, कार्तिक आर्यन प्लीज़ अपनी चॉइसेस एक बार ठीक कर लीजिए, क्योंकि भूल भुलैया 3 भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, सत्यप्रेमी कथा भी अच्छी नहीं थी। नॉट फॉर वो प्रोपेगेंडा रीजंस, बट स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूंगा कि ये तीनों मूवीज, तू मेरी मैं तेरा, भूल भुलैया 3 और सत्यप्रेमी कथा, तीनों ही मेरे को इतनी एवरेज सी लगी। और ये था मेरा रिव्यू। और प्रतीक भाई का रिव्यू मैं एग्री करता हूँ। हाँ, ये जो इनका पेट्रियार्कल सोच है और जो वुमेन्स के लेके इनका सोच है, वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा कंजर्वेटिव लगता है। चेंज अडेप्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ नहीं रहे। अगर आप लोग मैसेज करेंगे इनको, डीएम करेंगे, तो भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा जब ना ये रहेंगे ना मैं रहूँगा, और तब जिसको जो करना है वो करे। जब एक बात होती है कि कभी-कभी चेंज होता जाता है, एक नया नॉर्मल बन जाता है, और जो नया नॉर्मल बनता है, उसका बारे में पहले के लोग क्या सोचते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो होना है सो होगा, हम रहे ना रहे, लेकिन दुनिया तो चलती रहेगी। तो दैट वाज़ माय रिव्यू ऑफ तू मेरी मैं तेरा। थोड़ा फिलॉसफिकल हो गया, और इतनी मूवी इतना टाइम भी डिज़र्व नहीं करती मेरा। मैं एनाकोंडा देखने जाऊँगा, और एनाकोंडा पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, बता देना ज़रूर कमेंट में। और हिंदी ट्राई करिए, फंबल होंगे तो सॉरी, लेकिन हाँ, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स बहुत प्यारे कमेंट्स, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हर कमेंट को लाइक देता हूँ और हर कमेंट को रिप्लाई देता हूँ। प्लीज़ मेरी और भी वीडियोस देखिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूल प्लीज़ मेरी और भी वीडियोस देखिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।